Very good morning to all of you. Welcome to Success Law Academy. आज हमारा CRPC का लैंडमार्क केसेस का पार्ट सेकंड है. चलिए इसको देखते हैं. एंड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड्स CRPC से. तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो डेमो क्लास लेने के लिए तो वो यहाँ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सबसे पहले इसमें लास्ट जो हमारा था वो 125 तक हो गया था. अब इसमें प्रिवेंशन एक्शन से देखेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि 3 पार्ट में है ये सीरीज CRPC की. नेक्स्ट केस इज अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2016. इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था? बिफोर ऑर्डरिंग फॉर यूज ऑफ फोर्स to dispense unlawful assembly, magistrate needs to satisfy himself that there is an unlawful assembly with object of committing violence or assembly of 5 or more person likely to cause disturbance to public peace. तो सिंपली सी चीज की मजिस्ट्रेट पहले अपने आप को सेटिस्फाई करे कि एक अनलॉफुल असेंबली है. सेकंड, executive magistrate must order for unlawful assembly to disperse, and third, even after such order assembly does not disperse. ये 3 कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी उसी के बाद यूज ऑफ फोर्स किया जा सकता है. नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 स्टार्ट हो जाता है. इनके केसेस देखते हैं. H.N. Rishbad versus State of Delhi 1955 Supreme Court. The investigation of offence generally consists of first, proceeding on spot, ascertainment of facts and circumstances of case, discovery of arrest of offence, collection of evidence relating to the commission of offence. It may consist of examination of various persons, search, seizure of various things, and last, formation of opinion whether on the basis of material collected corpus has committed the offence or not. तो इस केस में जनरली ये बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें आती हैं. हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. यह आपका FIR से रिलेटेड है केस. इसमें पर्पस ऑफ FIR के बारे में डिस्कशन हुआ था कि FIR का पर्पस क्या क्या होता है. फर्स्ट, टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड पुट इनटू राइटिंग बिफोर हिज मेमोरी फेड्स. तो सिंपल क्रिमिनल लॉ मोशन में आए उसके लिए, एंड सेकेंडली जो इंफॉर्मेंट को पता है वो सब राइटिंग में लिख लिया जाए इससे पहले कि उसकी मेमोरी फेड हो जाए. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर 2018 सुप्रीम कोर्ट. डिले इन लॉजिंग FIR इज नॉर्मली व्यूड विद सस्पिशियस. अगर कोई भी FIR में डिले हुआ है तो उसे थोड़ा सस्पिशियस से देखा जाएगा बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कंकॉक्शन and court subject the evidence with close scrutiny. Next case, State of MP versus Chakkilak 2019 Supreme Court. Satpal versus State of Haryana 2018 Supreme Court. इसमें बेसिकली बताया गया था कि FIR एक एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी जाए. आप बेसिक इंफॉर्मेशन दे दोगे जो FIR के लिए जरूरी होती है वो फुलफिल कर दो, दैट इज सफिशिएंट. अब हर एक माइन्यूट बातें नहीं बतानी चाहिए. नेक्स्ट केस, सुनील खेरगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2016 सुप्रीम कोर्ट. अगेन इसमें भी सेम बात बोली थी. FIR नीड नॉट नेसेसरी कंटेन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी इंजरी सस्टेन बाय द डिसीज. कहीं ना कहीं पहले वाला केस और ये केस सेम ही चीज बोल रहा है कि हर एक चीज नहीं बतानी चाहिए. जो कोर चीज है FIR में, सिर्फ जो इसेंशियल्स है, मैंडेटरी है, वही चीजें आप बताओ. बाकी तो ये सब ट्रायल और
की बातें हैं। सोमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये आपका टेलीफोनिक एफआईआर के ऊपर था केस। इवन अ टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसिस्ट एफआईआर। जो टेलीफोन करके आप एफआईआर देते हो, अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और सारी इसेंशियल्स पूरी करता है एफआईआर की, तो वो एफआईआर कहलाई जाएगी। पटाई अलियास कृष्णा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 सुप्रीम कोर्ट। In order for the information to be qualified as an FIR, there must be something in the nature of the complaint or acquisition regarding commission of cognizance offense। तो आपको ये चीज पता ही होगी सबको कि FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए NCR होती है। A cryptic message recording an occurrence cannot be termed as FIR। जो क्रिप्टिक मैसेज होते हैं वो FIR नहीं होते, उनको हम FIR नहीं बोल सकते। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 सुप्रीम कोर्ट। The word information in section 154 is not qualified by the term reasonable। By omitting the word reasonable and credible, the intent of legislature is clear that no discretion is given to the police to lodge the FIR। बेसिकली अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई इंफॉर्मेशन है तो पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है FIR लिखना, उनका डिस्क्रिशन नहीं है कि वो लिखे या नहीं लिखे। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट। रजिस्टरिंग ऑफ FIR इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154। मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए कि FIR लिखनी है। If the information discloses the commission of cognizable offense and no preliminary inquiry is needed in such situation। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज कर रही है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसके लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है और पुलिस ऑफिसर मैंडेटरी बाउंड है कि FIR लिखे। However, in certain types of cases, preliminary inquiry can be conducted before registration of FIR। ये कुछ केसेस बताए हुए हैं जिनमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। फर्स्ट, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट। सेकंड, कॉमर्शियल ऑफेंसेस। थर्ड, मेडिकल नेग्लिजेंस केस। फोर्थ, करप्शन केस। फिफ्थ, केसेस वेयर देयर इज एबनॉर्मल डिले। तो ये 5 केसेस हैं जिनमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और उसके बाद FIR लिखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट केस, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। Preliminary inquiry before registration of FIR may be held in cases relating to matrimonial and family dispute। Preliminary inquiry does not mean to verify the veracity of information but to ascertain whether the information discloses any cognizable offense। तो सिंपल सी चीज, कोई भी मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट है तो उसके लिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कीजिए और उसके बाद आप FIR लॉन्च कीजिए। नेक्स्ट केस, दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1972 सुप्रीम कोर्ट। FIR is not important document and it set the criminal law in motion। It is not a substantive piece of evidence of the facts recorded in it। तो सिंपल सी चीज, FIR जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आता है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी बताई गई कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता।
ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। तो इस केस में ये 3 पॉइंट्स बोले गए। नेक्स्ट केस, अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966 सुप्रीम कोर्ट। FIR can be used for corroboration to the information under section 157 and to contradict under section 145 of Indian Evidence Act if the informant is called as witness to the time of trial। तो ट्रायल में जो FIR है वो किस पर्पस में यूज होगी? या तो कोरोबरेशन, दैट इज सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। और अभी इससे पहले हमने देख लिया कि वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती। तो FIR की एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो इट कैन बी कोरोबरेटेड एंड कॉन्ट्रडिक्टेड। किसमें बोला? अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस शरद चंद्र साहू 1996 सुप्रीम कोर्ट। While investigating a cognizable offense, police are not debarred from investigating any non-cognizable offense arising from the same facts। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उन्हीं सेम फैक्ट्स में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो डिबार नहीं है। ठीक है। HN रिशबुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1955 सुप्रीम कोर्ट। ये केस हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन ये 156 से अब रिलेट करता है। सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 मेक इट क्लियर दैट एनी इरेगुलरिटी इन इन्वेस्टिगेशन विल नॉट विशिएट द ट्रायल। तो कोई भी इरेगुलरिटी हो रखी है इन्वेस्टिगेशन में तो वो ट्रायल को विशिएट नहीं करेगी। इस केस में ये बताया। नेक्स्ट केस, दिलवार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट। Even if an FIR has been registered and even if the police made the investigation or is actually making the investigation which the aggrieved person feels is not proper, एक FIR लॉन्च हो चुकी है, ठीक, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर चुका है या कर रहा है, अभी चल रही है, लेकिन जो एग्रीव पर्सन है वो सेटिस्फाइड नहीं है। सच अ पर्सन कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 subsection 3 of CRPC। if the magistrate is satisfied, he can order a proper investigation and take suitable step। अगर एक FIR लॉन्च हो चुकी है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर चुका है या कर रहा है, लेकिन एग्रीव पार्टी उस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो पार्टी, एग्रीव पार्टी मजिस्ट्रेट में एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकती है अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। ठीक, और अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। नेक्स्ट केस, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट। The magistrate has the implied and incidental power to make any express power effective when the magistrate order investigation under section 156 subsection 3 and the police officer does not investigate or investigate improperly, then there is no need to approach to the High Court under section 482 of the CRPC or article 226 of the Constitution। Magistrate himself has incidental power to pass another order of investigation or proper investigation under 156 subsection 3। This does not mean that the magistrate will interfere in the investigation। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही केसेस ये आपके लैंडमार्क केसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या बोला गया, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की
जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो इम्प्लाइड एंड इंसिडेंटल पावर है, ठीक। और अगर मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया 156 सबसेक्शन 3 का, पुलिस ऑफिसर या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, और कर रहा है तो इम्प्रॉपरली कर रहा है, तो एग्रीड पार्टी फिर से 156 सबसेक्शन 3 में एप्लीकेशन लगा सकती है, और मजिस्ट्रेट के पास पावर है वो फिर से 156 सबसेक्शन 3 में एक ऑर्डर पास करे दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस ऑफिसर को। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी और 220 आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्री पार्टी हाई कोर्ट में नहीं जाएगी। तो मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है 156 सबसेक्शन 3 में कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। देखो यहाँ इस केस में क्या हुआ, पहले ऑर्डर पास किया इन्वेस्टिगेशन का, अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहा या प्रॉपरली कर नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है या कर रहा है तो बस इम्प्रॉपरली कर रहा है दिखाने के लिए, तो फिर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट 156(3) में ऑर्डर पास कर सकता है। एग्री पार्टी हाई कोर्ट सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर में या आर्टिकल 226 में नहीं जाएगी, 156(3) में ही मजिस्ट्रेट दोबारा से ऑर्डर पास कर सकता है। और 156(3) जो है वो इम्प्लाइड एंड इंसिडेंटल पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। AR Antale versus RS Nayak 1992 Supreme Court. The court shall not interfere in the investigating proceeding as that is the prerogative of the executive. तो ये इससे पहले भी केस में यही बोला कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव्स का ही काम होता है इन्वेस्टिगेशन का। सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2001, ठीक। Supreme Court held that the magistrate has the authority to treat application under section 156 subsection 3 as a complaint. तो पार्टी ने जो एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की, इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज अ कंप्लेंट भी ले सकता है और कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें जो भी चीज होंगी वो कंप्लेंट की केसेस की होंगी, ठीक। बथुला नागमल्लेश्वरा राव वर्सेस स्टेट सुप्रीम कोर्ट 2008। The congruent reading of section 157 and 159 clearly postulates that the purpose of sending occurrence report is to avoid possibility in improvement of prosecution story. तो सेक्शन 157 रेड विद सेक्शन 159 का जो पर्पस है ऑकरेंस रिपोर्ट 157, ठीक, रेड विद 159, इसका जो पर्पस है वो ये होता है कि एज सुन एज आप मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दें FIR कॉपी, ठीक, तो वो पर्पस क्या बताया कि इज टू अवॉइड पॉसिबिलिटी इन एनी इंप्रूवमेंट। तो सिंपल सी चीज, उसमें फाउल प्ले ना, ठीक। नेक्स्ट केस नंदिनी सत्पाठी वर्सेस PL दानी 1978 सुप्रीम कोर्ट। एरिया कवर्ड बाय आर्टिकल 20 clause 3 and section 161 subsection 2 is substantially same and section 161 subsection 2 is a parliamentary clause on the constitutional clause. Next case Raghunandan versus State of UP 1974 Supreme Court. Section 162 is limited in its scope to the use of the parties only. A court can ask any question whether in nature of corroboration or contradiction under section 165 Indian Evidence Act. बेस्ट रूल एविडेंस होता है, ठीक, तो उसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेक्शन 162 डज नॉट कंट्रोल सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो बार दे रखा है सेक्शन 162 का, वो सेक्शन 165 पे अप्लाई
नहीं होता, पहली चीज। ठीक, द कोर्ट वाइल एग्जामिनिंग द person as court witness under section 311 of the CRPC or asking any question to any witness under section 165 of Indian Evidence Act may make use of previous statement and restriction put under section 162 of the code are not applicable. तो basically section 162 CRPC की का जो बार है वो ना सेक्शन 311 में अप्लाई होगा ना सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस, ये सीआरपीसी ये इंडियन एविडेंस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक, और दोनों के दोनों सेक्शन 311 एंड सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट आर बेस्ट एविडेंस रूल। तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट। Significant omission in his statement before the police during the course of investigation are deemed to be the part of the statement and may amount to contradiction. तो कोई omission हुआ है तो वो as a contradiction यूज किया जा सकता है। सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी 1992 सुप्रीम कोर्ट। पुलिस रिमांड शुड नॉट बी रिसोर्टेड टू द 15 आफ्टर 15 days ऑफ अरेस्ट। तो सिंपल सी चीज, जो पुलिस रिमांड होती है, और ये प्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इनिशियली 15 डेज होती है। डे ऑफ अरेस्ट से इनिशियली 15 डेज हो सकती है, पूरी 15 डेज हो सकती है, या मे बी 15 डेज पुलिस रिमांड ना हो, जुडिशियल रिमांड हो तो उसके बाद नहीं हो सकती, और रोटेशन वाइज भी हो सकती है। लेकिन 15 डेज जैसे ही कंप्लीट हो गए उसके बाद पुलिस रिमांड नहीं होगी, सिर्फ जुडिशियल रिमांड होगी। इनिशियल 15 डेज में पुलिस रिमांड हो सकती है, पूरे के पूरे 15 डेज, रोटेशन में कुछ दिन हो सकता है, पार्शली जिसे आप बोलो पार्शली पुलिस रिमांड हुई या नहीं हुई, या हो सकता है पूरे 15 दिन नहीं हुई। लेकिन जब 15 दिन कंप्लीट हो गए उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी ने बोला। Husnaira Khatun versus State of Bihar 1980 Supreme Court. It is the duty of the magistrate to inform the accused that he has a right to be released on bail under section 167 proviso. तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो एक्यूज को इन्फॉर्म करे कि उनके पास राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल है। ठीक, नेक्स्ट केस संजय दत्त वर्सेस स्टेट 1994 सुप्रीम कोर्ट। Bail granted under section 167 proviso remain valid till it is in the court by its cancelled। ये जो बेल है प्रोवाइजो में मिलती है, कब तक वैलिड रहेगी? जब तक कोर्ट खुद इसे कैंसिल ना कर दे, और द रिसिप्ट ऑफ चार्जशीट इज नो ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। सेकंड, जब चार्जशीट सबमिट हो गई है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है जिससे कैंसिल हो गए। तो सिंपल सी चीज, जब तक कोर्ट कैंसिल ना करे, और कोर्ट कब कैंसिल करेगा? जब आप कंडीशंस वगैरह कुछ आप वायलेट करेंगे तभी कैंसिल करेगा, या फिर कोर्ट को लगता है कि कैंसिल करनी चाहिए। तो ये डिफॉल्ट बेल के बारे में बात करता है 167 प्रोवाइजो। दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई 2007 सुप्रीम कोर्ट। So long as the police report is not filed under section 173 subsection 2, the investigation remain pending. The submission of report under section 173 subsection 2 does not preclude further investigation under section 173 subsection 8. Next case, Abhinandan Jha versus Dinesh Mishra 1968 Supreme Court. Magistrate cannot compel the police officer to submit the charge sheet। तो मजिस्ट्रेट कभी भी कंपेल नहीं कर सकता किसी भी पुलिस ऑफिसर को टू सबमिट चार्ज शीट। ये आपका अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा में बोला था।
संपत मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1993 सुप्रीम कोर्ट. In case final report is filed, the court should scrutinize the final report and take a decision either to accept or reject it. जो पुलिस रिपोर्ट अगर सबमिट हुई है कोर्ट में, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है either to accept it or to reject it. कोर्ट कभी बाउंड नहीं होता पुलिस रिपोर्ट से. यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये ऑनलाइन एफआईआर अपलोडिंग पे केस था. इट वाज हेल्ड दैट एन एक्यूज इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कॉपी ऑफ द एफआईआर एट एन अर्लियर स्टेज देन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी. FIR must be uploaded on the police website within 24 hours unless the case is sensitive in nature like sexual offenses pertaining to insurgency or terrorism. ठीक. बालाक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2017 सुप्रीम कोर्ट. Right of accused to cross-examine police officer with reference to the entries in the police diary is very much limited in extent, and even the limited scope arises only when the police officer uses it for refreshing his memory, and it is subject to the provision of section 145 and 161 of Indian Evidence Act. There is no scope in section 172 to enable the court prosecution of accused to use police diary for purpose of contradicting any witness other than police officer. The court has unfettered power to call for and examine the entries in the police diary maintained by the investigating officer. Next case, Rakesh Kumar Paul versus State of Assam 2017 Supreme Court. Where the investigation is not completed within 60 and 90 days, the case may be, and no police report is filed on 60th or 90th day, then the accused get indefensible right to default bail. The accused must apply for the default bail and he should be prepared to furnish bail. तो सिंपल सी चीज, जब 60th और 90th डे हो गए हैं, जो भी केस होगा और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, तो एक्यूज का राइट होता है राइट टू डिफॉल्ट बेल. वो एक्यूज को मिल जाएगा और मजिस्ट्रेट बताएगा एक्यूज को कि आपके पास अब एक राइट है, राइट टू डिफॉल्ट बेल. डिफॉल्ट क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, 60th एंड 19th डे के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं की, तो एक्यूज को अब बेल मिल जाएगी. शर्त इतनी है कि वो बेल के लिए अप्लाई करे एज वेल एज वो सिक्योरिटीज दे. जैसे ही वो देगा तो उसे बेल मिल जाएगी. और अगर अभी भी पुलिस ऑफिसर या जेल अथॉरिटी उसे रिलीज नहीं करते तो वो इलीगल डिटेंशन कहलाएगी. अमृत भाई शंभू भाई पाटिल वर्सेस सुमन भाई कांति भाई पाटिल 2017 सुप्रीम कोर्ट. The magistrate can direct further investigation even after the police report has been submitted under section 173 subsection 2 of CRPC. Such direction of further report can be made under section 156 subsection 3. तो सिंपल सी चीज, पुलिस रिपोर्ट सबमिट भी हो गई है, उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास कर सकता. रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court held that a judicial magistrate can direct an accused to provide voice sample investigation even without his consent. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है, लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि एक्यूज अपने वॉइस सैंपल दे.
और इसमें एक्यूज की कंसेंट है या नहीं है सब इररेलेवेंट करती है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो कर सकते हैं। इस जजमेंट से पहले ये चीज क्लियर नहीं थी, कुछ हाई कोर्ट कहते थे कर सकता है, कुछ कहते थे नहीं कर सकता, लेकिन अधिकतर सुप्रीम कोर्ट ही जाते थे या हाई कोर्ट ही जाते थे, तो ये जजमेंट ने ये पिक्चर क्लियर कर दी। ये आई है, ये एल गलती से बना हुआ है, ठीक। वीनू भाई, हरी भाई मालविया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019। इस केस से पहले 156 सबसेक्शन 3 की जो पावर थी वो प्री कॉग्निजेंस थी। बहुत सारे केसेस में बोला हुआ है इट इज अ प्री कॉग्निजेंस, प्री में भी आता था तो प्री कॉग्निजेंस, लेकिन इस केस में बोल दिया ये प्री कॉग्निजेंस एज वेल एज पोस्ट कॉग्निजेंस है। तो आज की डेट में प्री में आए तो प्रीलिम्स में अगर ये आता है तो बोथ आंसर होगा। मजिस्ट्रेट कैन इन्वोक पावर अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी इवन एट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। इस केस से पहले प्री में ही यूज किए जाते थे, प्री कॉग्निजेंस में, ठीक। अब प्री कॉग्निजेंस एज वेल एज पोस्ट कॉग्निजेंस हो गया। स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस श्री मनागिप्पर एलियास मनगिप्पर सर्वेश्वर रेड्डी 2019 Supreme Court. Supreme Court observed that a preliminary inquiry before registration of FIR is not required to be mandatory conducted in corruption cases. तो सिंपल सी चीज, करप्शन केसेस जो हैं ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी जाए, करनी है आपको लगता है पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करने से पहले तो करे, वरना मैंडेटरी नहीं है। अब कॉग्निजेंस में आ जाए, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया और हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पहले सेक्शन 1 से लेके करते करते ऐसे चल रहे हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं सीक्वेंस में उस टॉपिक से ही चल रहे हैं। अब कॉग्निजेंस में देखते हैं, एमएल सेठी वर्सेस आरएल कपूर 1967 सुप्रीम कोर्ट। The expression taking cognizance has not been defined in the CRPC. जो cognizance word है वो define नहीं है CRPC में। The expression is used to indicate a point when the magistrate take judicial notice of an offence with a view to initiate criminal proceeding। तो सिंपल सी चीज, अगर cognizance बोले कि डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है, जब मजिस्ट्रेट अपना जुडिशरी माइंड यूज कर देता है तो उसे हम कहते हैं कि कॉग्निजेंस ले लिया गया है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में। एचडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 सुप्रीम कोर्ट। द वर्ड मे टेक कॉग्निजेंस in section 190 subsection 1 cannot be equated with must take cognizance. The word may give the discretion to the magistrate in the manner। तो ये यहाँ पे ये जो मे है ये डिस्क्रिशन है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनोहर सिंह 2012 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court held that cognizance is taking judicial notice by the court of law processing jurisdiction on a matter presented before it, so to decide whether there is any basis for initiating proceeding। सिंपल सी चीज, अगेन कॉग्निजेंस के बारे में ही बात किया गया कि जुडिशियल नोटिस जब लेगा कोर्ट तो वही है कॉग्निजेंस, जब भी जुडिशियल माइंड यूज करते हैं कि आगे प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए नहीं की जाए। मनहरी भाई वर्सेस सालेश भाई, ये आई है, फिर से ये एल आ गया, ठीक। 2012 सुप्रीम कोर्ट। मनहरी भाई वर्सेस सालेश भाई 2012 सुप्रीम कोर्ट। टेकिंग कॉग्निजेंस डज नॉट मीन्स इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस बाद की बात होती है। एसके मिगलानी वर्सेस स्टेट एमसीटी ऑफ दिल्ली 2019 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court observed that a public servant working in nationalized bank cannot claim benefit of sanction under section 197 of the CRPC। Mimi Kumari versus State 2006 Supreme Court, where the magistrate decide not to take cognizance, ये cognizance है, ठीक,
and drop the proceeding, then notice to the informant and opportunity of hearing must be granted. अब आ जाए कंप्लेंट वाले पोर्शन में। मनहरी भाई वर्सेस शैलेश भट्ट, ठीक, 2012 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court held that Supreme Court held that Section 202 of Code has following two subjects. First, it enabled the magistrate to scrutinize the allegation in the complaint with a view to prevent harassment to the accused. It helped the magistrate to find out whether there is some material to support the allegation in the complaint. ठीक, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं सेक्शन 202 के। पूनम चंद जैन वर्सेस फसनू 2010 सुप्रीम कोर्ट। The order of dismissal of complaint is neither order of acquittal nor an order of discharge. जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है वो ना ही एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल है ना ही डिस्चार्ज है। देयरफॉर प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 300 इज नॉट एप्लीकेबल। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल में ये सेक्शन 300 डबल जियो पार्टी का कंसेप्ट नहीं लग पाएगा। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट दैट only exceptional circumstances the second complaint can be entertained. These circumstances may be: first, previous order of dismissal was passed on incorrect record. Previous order was result of misunderstanding of the nature of complaint and or was manifestly abhorrent or unjust. Where the new facts are adduced in second complaint which could not with reasonable diligence have been brought on record in the previous proceeding. तो सिंपल सी चीज, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल जो है ना वो एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल है ना डिस्चार्ज है। सेक्शन 300 सीआरपीसी इसमें अप्लाई नहीं करता और सेकंड कंप्लेंट एंटरटेन कर ली जाएगी अगर ये तीन चीजों में से कोई एक चीज हो रखी होगी। क्या? अगर वो एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ऑर्डर पास हुआ होगा या अब कोई न्यू फैक्ट्स आ गए हैं जो पहले नहीं आ। नेक्स्ट केस, चंद देवी देव वर्सेस माना के हुसकान 2018 सुप्रीम कोर्ट। लीगल हायर ऑफ डिसीज कंप्लेनेंट हैव राइट टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग आफ्टर द डेथ ऑफ कंप्लेंट इन वारंट केस। तो अगर कोई वारंट केस है और कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हायर के पास राइट टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इशू ऑफ प्रोसेस। प्रभु दत्त तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 सुप्रीम कोर्ट। एट द स्टेज ऑफ समनिंग एक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट, all that is required is satisfaction by the magistrate that there is sufficient ground to proceed against the accused in the light of the record made and the evidence adduced by the accused. तो सिंपल सी चीज, जब प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो आगे अगर प्रोसीडिंग करनी है तो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो तभी आगे जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट केस, इंडिया कैरेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 सुप्रीम कोर्ट। एट द स्टेज ऑफ इशूइंग प्रोसेस द मजिस्ट्रेट इज मेनली कंसर्न विद द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट। इशू ऑफ प्रोसेस में मजिस्ट्रेट सिर्फ एलिगेशन जो कंप्लेंट में बनाया उनके बारे में कंसर्न रखते हैं, ओनली टू बी प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो जो कंप्लेंट आई है, ठीक, उसमें जो एलिगेशन है अगर मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड है कि वो सफिशिएंट ग्राउंड है तो ही इशू ऑफ प्रोसेस की प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं। इट इज नॉट द प्रोविंस ऑफ द मजिस्ट्रेट टू एंटर इनटू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द केस। तो वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में तो हम ट्रायल में जाएंगे, अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर है तो प्रोसीडिंग आगे चलेंगी। ठीक, आज के लिए इतना ही।
अब सीआरपीसी का पार्ट थर्ड कल आएगा, ठीक, और सीआरपीसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इशू ऑफ प्रोसेस के बाद जो पार्ट बचा हुआ है वो सारा एक वीडियो में आएगा। होप आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक, और बाकी मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर और पढ़ते रहिए।